हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार पारिक उत्कर्ष के ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाने जाला हूं। संख्या पद्धति में जो संख्याओं के विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्या के बारे में बात करेंगे। जो हम संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं उनमें क्या क्या प्रकार होते हैं। संख्या को मुख्यतया या मेनली दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक जिन्हें इमेजनरी, जो कि आगे की बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। हम वास्तविक संख्या में जाते हैं तो वास्तविक संख्या में आपके दो प्रकार है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में भी यदि परिमेय में आगे बढ़ते हैं हम तो हमें पूर्णांक और भिन्न प्राप्त होते हैं। पूर्णांक और भिन्न में भी जब आगे देखते हैं तो पूर्णांक के भी दो प्रकार है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। उसमें भी पूर्ण संख्याओं में बात करें तो प्राकृतिक संख्या और शून्य। ये जो फ्लो चार्ट जिनमें मैंने केवल अभी नाम बोले हैं, मैं इन एक एक की आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक की परिभाषा आपको दूंगा, जिससे आपको ये सभी नाम जो अभी आपको अटपटे लग रहे हैं इनसे आपकी दोस्ती होने वाली है। तो स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं। पहली हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या। स्टूडेंट प्राकृतिक यानी प्राकृतिक, नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर्स इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। स्टूडेंट जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं कि वहां चार दोस्त जा रहे हैं, वहां तीन पेन पड़े हैं, तो ये जो मैं संख्याओं को मैं बोध करा रहा हूं कि संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं को गिनने के लिए जिन का उपयोग कर रहा हूं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इन्हें मैं लिखूं तो इन्हें शुरुआत इनकी एक से होती है, 1 2 3 4, इसी तरह 5 और आगे जो है अनंत तक इनका मान बढ़ता जाता है। आ गई बात समझ? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत कहां से होती है? 1 से। यहां से इनका प्रारंभ या शुरुआत होती है। शुरुआत जो है इनकी होती है 1 से। आ गई बात समझ में? 1 से इसी तरह ये बढ़ती चली जाती है, ये बढ़ती चली जा रही है अनंत तक, और इनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। आ गई बात समझ में? और इन्हें हम जो है अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट इन्हें जो है एन से दर्शाया जाता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है क्यों बोला? क्योंकि नेचुरल नंबर में एन जो अंग्रेजी अक्षर एन है उसका उपयोग हम इन्हें लिखने के लिए करते हैं। जहां भी एन लिखा है इसका मतलब है कि उनमें प्राकृत संख्याओं का मतलब बनता है। आगे बढ़ते हैं हम पूर्ण संख्याओं में। जो हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी स्टूडेंट्स, जो प्राकृत संख्याएं हमने पढ़ी 1 2 3 4 5, इसी तरह अनंत तक, यदि इन प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर दे, जीरो को भी सम्मिलित कर दे, यदि इस प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मैं शामिल कर लूं तो ये जो नया समूह बना इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इंग्लिश में बात करें तो इन्हें कहते हैं होल नंबर्स, कहते हैं होल नंबर। तो इन्हें जो है W से दर्शाया जाता है। W जहां भी लिखा है उसका मतलब होगा वहां कैसी संख्याएं बताई जा रही हैं? पूर्ण संख्याएं, जिनका शुरुआत या प्रारंभ कहां से होती है? प्रारंभ जीरो से होता है। प्रारंभ जो है इनका जीरो से होता है। जीरो से लगाकर अनंत तक ये बढ़ती रहती है। और संख्या रेखा पर भी दर्शाना है तो इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आप जो है जीरो से शुरुआत करोगे, उसके बाद 1 2 3 4, इसी तरह अनंत तक जो है ये संख्याएं बढ़ती जाती है। यानी संख्या रेखा केवल एक तरफ, केवल दाईं तरफ बढ़ती जा रही है। किनमें? पूर्ण संख्याओं में। नेक्स्ट हमारी संख्याएं हैं स्टूडेंट पूर्णांक। अब पूर्णांक नाम में आ रहा है पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। पूर्णांक जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है शून्य पूर्णांक, उसके बाद होते हैं शून्य से बड़े 1 2 3
4, इसी तरह अनंत तक जो होते हैं एक शून्य से बड़े पूर्णांक जो कि 1, 2, 3, 4 ये जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और शून्य के बाईं तरफ जो होते हैं जो शून्य से छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। -4, -5, इसी तरह माइनस अनंत तक ये पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक जो है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, धनात्मक भी होते हैं स्टूडेंट। ये जो पूर्णांक है जो कि शून्य से बड़े हैं इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से जो छोटे हैं और शून्य के बाईं तरफ होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो हमारा मध्य में होता है इसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। स्टूडेंट, शून्य पूर्णांक यानी उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं। न तो ये धनात्मक है शून्य, न शून्य ऋणात्मक है, उदासीन, न्यूट्रल। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो न हंसते हैं न रोते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उसी तरह शून्य को हम जो है उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उदासीन पूर्णांक। शून्य को उदासीन पूर्णांक क्यों कहते हैं? ना तो ये धनात्मक है शून्य, न ऋणात्मक है। बाकी ये सारे हमारे जीरो से छोटे हैं, -1, -2, माइनस अनंत तक सभी के सभी शून्य से छोटे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये पूर्णांक 1, 2, ये 3, 4 इस तरफ जो बढ़ रहे हैं, दाईं तरफ बढ़ते जा रहे हैं अनंत तक, ये हमारे हो गए धनात्मक पूर्णांक। और सदैव याद रखें स्टूडेंट्स कि जब जब हम जो है बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो पूर्णांकों के मान बढ़ते हैं। हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं, ये देखिए मैंने एरो बनाया, ये दाईं तरफ जा रहा है तो ये जो है मान बढ़ रहे हैं, मान बढ़ते हैं। बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और जब हम वापस विपरीत दिशा में जाते हैं, इस दिशा में जाते हैं तो मान क्या होते हैं? घटते हैं, मान घटते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं, मैं -5, -4, -3 ऐसे में जा रहा हूं तो मान मेरे बढ़ रहे हैं, यानी -4 -5 से बड़ा है। फिर यहां गया -3 इन सब से बड़ा है, यानी -4 -5 से। इसी तरफ आगे आया -2 इन सभी से बड़ा है। इसी तरह हम चलते गए तो आप जानते हो 4 3 से बड़ा होता है, 5 4 से बड़ा होता है। इसी तरह हम जब दाईं से बाईं तरफ जाए मान छोटे होते रहते हैं। जैसे जैसे मैं 0 से -1 जाऊंगा छोटा हुआ, -2 पर गया और छोटा हुआ, -3 पे गया और छोटा हुआ। इसी तरह बाईं तरफ अनंत तक जाएंगे तो मान और छोटा होता जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पूर्णांक हमने पढ़ लिए हैं। पूर्णांकों को बस आपको याद ये रखना है कि पूर्णांकों को जो स्टूडेंट Z से भी दर्शाते हैं और कभी कभार I से भी दर्शाते हैं। इंटीजर Z से भी दर्शाया जाता है, I से भी दर्शाया जाता है। बस आपको स्टूडेंट याद रखना है कि इसका मतलब ये हुआ पूर्णांक, पूरे अंक। पूर्णांक जो है कभी पॉइंटों में नहीं होते हैं, पूरे अंक। देखो 1 के बाद अगला पूर्णांक 2 है, 2 के बाद अगला 3 है, 2.5, 2, 2.25, 2.25, ऐसे पूर्णांक कभी भी नहीं होते हैं। यदि मैं पूछूं आपको 2 हमारा पूर्णांक है तो है, 2.5 है तो आपके सामने लिख दे 2.2 है तो 2.2 हमारा पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक कभी दशमलव में नहीं होते। पूर्णांक जो होते हैं पूरे अंक होते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। नेक्स्ट हमारी है परिमेय संख्या। स्टूडेंट, परिमेय संख्या क्या होती है? हमेशा याद रखना, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। अब हमेशा हम पढ़ते हैं सर ये P/Q के रूप में लिखते हैं, ये क्या चीज है सर? तो याद रखना P/Q यानी अंश बट्टा हर रूप, अंश बट्टा हर का रूप। परिमेय संख्या जो है P/Q रूप में लिखते हैं, यानी अंश बट्टा हर रूप में लिखते हैं। बस आपको चीज ये याद रखनी, P व Q, P और Q जो है हमारे क्या होने चाहिए? P और Q हमारे होने चाहिए पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अभी जस्ट हमने पढ़ा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट। अभी आपको मैंने पढ़ाया ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जो कि शून्य से क्या होते हैं? छोटे। उससे बाद होता है शून्य पूर्णांक और उसके बाद होता है धनात्मक पूर्णांक जो कि क्या होते हैं? शून्य से बड़े होते हैं।
तो जो पूर्णांक p व q है, अंश बट्टा हर रूप, p और q क्या है, एक तरह के अंग्रेजी अक्षर है। यहाँ पे पूर्णांक हो सकते हैं, ये याद रखना है। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संभव है। पर दूसरी शर्त यह है स्टूडेंट, p व q तो 0 हो गए, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हो पहले तो सर आपने कहा कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अब आप कह रहे हो q जो है, q अभी आपने कहा पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हो कि पूर्णांक q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि किसी परिमेय संख्या का हर 0 है, यानी बट्टा में 0 है, हम जानते हैं यदि किसी संख्या के हर में 0 है, जैसे मैंने लिखा 4/0। अब ये संख्या यहां देखिए हर में 0 है, तो ये संख्या गणित में अपरिभाषित है। यहां गणित भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये संख्या गणित में क्या है, अपरिभाषित है। ये गणित में क्या है विद्यार्थियों, अपरिभाषित है। यहां जो है गणित भी फेल हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सारी संख्याएं जिनमें अंश और हर p और q जो है अंश और हर हमारे पूर्णांक है, तो वे संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण मैंने लिखा 2/5, तो आप देखिए 2 भी पूर्णांक, 5 भी पूर्णांक, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो 2/5 परिमेय संख्या है। उसके अलावा मैंने लिखा मान लो -7/6, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि देखो -7 भी पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, और 6 भी हमारा धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट मैंने लिखा 1/-4, ये भी हमारा क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि 1 धनात्मक पूर्णांक और -4 ऋणात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक बट्टा पूर्णांक का जहां भी रूप हो वे परिमेय संख्याएं होती है। केवल 5 लिख दिया, यानी केवल 5, केवल 12, ये प्राकृत संख्याएं लिख दी, तो ये कैसी संख्याएं होगी सर, केवल 5, केवल 12, केवल -2, तो ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। कैसे होती है, देखिए 5 के बट्टा में हम क्या 5/1 नहीं लिख सकते क्या, 5 में 1 का भाग देंगे तो वापिस आना तो 5 ही है, 12 में 1 का भाग देंगे तो वापिस आना तो 12 ही है। तो हमें यहाँ देखिए p/q यानी अंश बट्टा हर रूप नजर आ रहा है, और दोनों ही क्या है, अंश और हर पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा यदि मैं 0 की बात करूं, क्या 0 परिमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा 0 हर का मान नहीं होना चाहिए, तो मैंने ऐसे कहा हर का मान नहीं होना चाहिए, अंश का तो हो ही सकता है। तो 0 को भी परिमेय संख्या में सम्मिलित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 0 के बट्टा में 0/1 लिखो या 0/-5 लिखो, इन सभी का मान 0 ही होगा। यानी 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देते हो, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो, यानी 0 अंश में रहे, तो वैसी संख्याएं सदैव क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन 0 का भाग किसी में दे, जैसे यहाँ 4 में 0 का भाग दिया जा रहा है, तो ऐसी संख्याएं गणित में क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको परिमेय संख्याओं के बारे में आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं का जस्ट उल्टा स्टूडेंट। कैसे, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिखते पाते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। नहीं लिख सकते, वे क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब दूसरा इनका एक और नाम होता है स्टूडेंट, जो अशांत, इनका एक और नाम है अशांत अनावर्ती संख्याएं। अशांत अनावर्ती संख्याएं क्यों कह रहा हूं मैं, इनको आपको समझना है, ये क्या होता है अशांत अनावर्ती। तो स्टूडेंट कभी कभार आपके सामने ऐसी संख्या नजर आ जाए जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 5 6 8, इस तरह की संख्या आप ध्यान से देखिए। इस संख्या में क्या हो रहा है
कि उत्तर जो आ रहा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 5 6 8, आगे पता नहीं क्या आने वाला है। तो ये जो प्रसार है डॉट डॉट का मतलब है ये संख्या आगे तक बढ़ती जा रही है। कभी कभार हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें दशमलव प्रसार ऐसा नजर आ जाए कि कहीं भी दशमलव, ये दशमलव है और दशमलव के बाद ये संख्या फैलती जा रही है, इसका प्रसार अनंत तक है। डॉट डॉट का मतलब ये आगे चलता जा रहा है। और यहां आप देखोगे कोई भी अंक वापिस नजर नहीं आ रहे। वापिस यानी यदि यहां 1 2 1 2 1 2 1 2 होता तो हम कहते कि वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन इस प्रकार की संख्याएं जिसमें हमें दशमलव प्रसार, अनावृत्ति, अनावृत्ति यानी कहीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो और प्रसार अनंत तक चले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन विद्यार्थियों एक और पॉइंट याद रखना है, लेकिन यदि पुनरावृत्ति हो जाती, मान लो कि उत्तर आता 0.1 2 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार यदि प्रसार में आता कि प्रसार में आप देखो 12 बार बार आ रहा, 12 12 12, या कई बार आपको ऐसे नजर आते 0.33 1/3 आप करते हो ना स्टूडेंट, एक में 3 का भाग लगाओ तो 0.3333 चलता रहता है। तो इस प्रकार के प्रसार जो होते हैं जिनमें हम देख रहे 12, जैसे यहाँ 12 12 बार बार आ रहा है, यहां 3 देखिए बार बार आ रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और प्रसार अनंत तक है। डॉट डॉट का मतलब ये जो है 12 12 अनंत तक आएगा, 3 3 3 3 अनंत तक आएगा। तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। और अशांत आवर्ती प्रसार वाली जो संख्याएं होती है वो सदैव कैसी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं। कैसी होती है? परिमेय संख्याएं। लेकिन जब भी आपको पॉइंट के बाद जो उत्तर नजर आ रहा है कहीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो उस स्थिति में वो संख्याएं कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं। कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं। उस जैसे मैं एक और उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं 0.23, मर्जी से कुछ लिख दिया, 5 9 7 6 8 2 3 7। अब यहां देखिए हमें पता नहीं अगला अंक क्या आएगा। जैसे यहां हमें पता चल रहा है कि सर अगला अंक वापिस 1 2 1 2 आएगा, यहां अगला अंक 3 आएगा, पर यहां हमें मर्जी या मन मर्जी आए जैसे मान आ रहे हैं 2 3 5 9 7 6 8, कुछ भी आ सकता है। तो यहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार का प्रसार जिसे हम कहते हैं अशांत। अशांत क्यों? क्योंकि अनंत तक प्रसार है। और अनावृत्ति कहेंगे, अनावृत्ति यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब स्टूडेंट आपको ये याद रखना है, जो हमारी ऐसी संख्याएं, मान लीजिए ऐसी संख्याएं जैसे वर्गमूल के अंदर मैंने लिखी, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया √2 √3 √5 √6 √7, ये जो संख्या है √8, इसी तरह आगे भी है। ये जो संख्या है जैसे इनका वर्गमूल हमें डायरेक्ट नहीं पता है। ये क्यों? क्योंकि 2 3 5 6 7 8 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इस तरह की संख्याएं जिनका वर्गमूल लिया जाता है और वे पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो वे सभी संख्याएं क्या होती है? सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। कैसी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकलता हो, जैसे रूट के अंदर लिख दिया मैंने 4 √9 √16 √25, क्योंकि इन सभी का मान आपको पता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल हमें पता है ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 25 का 5 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो होती है कैसी संख्याओं में लिखी जाती है? परिमेय संख्याएं में। ये संख्याएं क्या होती है? हमारी परिमेय संख्याएं। ये होती है परिमेय संख्याएं, क्योंकि 2/1 3/1 4/1 5/1 यानी P/Q रूप में आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे वास्तविक संख्याएं। अभी हमने परिमेय संख्याएं जानी, अपरिमेय संख्याएं जानी। अब इन दोनों का यदि मैं समावेश कर दूं, सम्मिलित कर दूं, समूह बना दूं, तो उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में 2 संख्याएं आती है, परिमेय संख्याएं भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है,
दूसरा आती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो मिक्स रूप है, संयुक्त रूप से, दोनों को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मैंने इसमें परिमेय संख्या डाली। कैसी डाली? परिमेय संख्या डाली। जैसे मैंने डाली 3/5 डाल दी, -2 डाल दी, 7/2 डाल दी, और उसके अलावा मैंने इसमें अपरिमेय संख्या भी डाल दी, जैसे पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो असल में दशमलव प्रसार है 3.141526, एक लंबा सा दशमलव प्रसार है। आप किस गूगल पे, कैलकुलेटर पे यदि पाई की वैल्यू सर्च करोगे स्टूडेंट, तो आपको देखोगे इस पाई में दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा √2, √5 आप देख रहे हो। तो इस बॉक्स में देखिए मैंने परिमेय भी डाली और अपरिमेय भी डाली। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं डाली स्टूडेंट। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों जब डालते हैं तो इस बॉक्स को अब मैं क्या नाम दूंगा? इस बॉक्स को नाम दूंगा वास्तविक संख्या। ये जो संख्याओं का समूह यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इंग्लिश में हम बात करें तो स्टूडेंट इन्हें कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। आ गई बात समझ में? तो वास्तविक संख्याएं जो हैं, सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा के किसी अद्वितीय बिंदु से हम दर्शा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है उनका उल्टा होता है। सभी संख्याएं में आपके सामने संख्या लिख रहा हूं, जैसे 2 लिख दिया मैंने, 0.2 लिख दिया, -2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/-2 लिख दिया, √2 लिख दिया, -√2 लिख दिया। ये सारी संख्याएं जो मैंने इधर लिखी है स्टूडेंट, सारी के सारी ये जो संख्याएं मैंने लिखी है, ये सारी हमारी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो, चाहे पॉइंट की हो, बट्टा बट्टी की हो, रूट की हो, सभी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। अब केवल एक संख्या ही बची है, वो होती है काल्पनिक संख्याएं। यदि मैं रूट के अंदर में, यदि रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या लिख दूं, -2 लिख दूं, या -5 लिख दूं, या -16 लिख दूं। अब आप सोच रहे हो सर 16 का वर्गमूल तो निकलता है, क्या उसका उत्तर -4 हो गया क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि वर्गमूल में ऋणात्मक संख्याएं लिखी हो, 0 से छोटी संख्याएं लिखी हो, तो हमेशा याद रखना विद्यार्थियों, ये ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल लेते हैं, ये हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं। क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। इन्हें सम्मिश्र संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, ये आपको याद रखना है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। जब भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। और ये जो संख्याएं हैं, मैंने 2 लेकर सारे एग्जाम्पल बता दिए, 5, 7 किसी पर भी आप लागू कर सकते हो। ये कैसी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। स्टूडेंट अभाज्य संख्याएं क्या होती है? नाम में अभाज्य, जिन्हें भाज्य नहीं किया जा सकता, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट वे संख्याएं जो स्वयं तथा खुद से, स्वयं यानी खुद से, स्वयं तथा एक से विभाजित हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जो स्वयं, वे संख्याएं जो स्वयं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा, स्वयं यानी खुद से, स्वयं तथा एक से ही विभाजित हो, तथा एक से ही विभाजित हो। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित हो, एक से ही विभाजित हो, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे 2, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2, 3, 5, 7, ये संख्याएं मैं लिखता जा रहा हूं 11। ये जो संख्याएं आप देखिए, 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, 2/2 1, या 2 में 1 का भाग जाता है। और एक चीज आपको पता होगी, 1 में 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। क्यों? क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 का भाग 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सभी संख्याओं में जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो संख्याएं लिखी है स्टूडेंट मैंने आप में, इन सभी में केवल या तो जैसे 2 है तो 2 का
का भाग जाएगा या 2 में 1 का भाग जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 है तो 3 में भी स्टूडेंट 1 का भाग और केवल 3 का भाग जाएगा। इसी तरह 5 में भी केवल 1 और 5 का भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से तथा 1 से विभाजित हो, यानी इन संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 1 संख्या स्वयं होती है, तो इन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। और दूसरा आपको याद रखना है स्टूडेंट, सबसे इसमें पॉइंट जो 1 होती है विद्यार्थियों, 1 न तो अभाज्य संख्या होती है न भाज्य संख्या होती है। विशेष ध्यान रखें, 1 जो है न तो अभाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 को दोनों ही कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। और आपको पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आप देखिए 2 है। क्यों? क्योंकि 2 से छोटी 1 होती है और 1 न तो अभाज्य है न भाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और आप ध्यान से देखोगे तो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं 2, 3, 5, 7, 11 आगे 13, आप इनको गौर से देखोगे तो सारी अभाज्य संख्याओं में केवल दो एकमात्र ऐसी संख्या है स्टूडेंट, 2 केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। बाकी जो संख्याएं हैं स्टूडेंट्स, बाकी 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्याएं। केवल और केवल एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य भी है उसका नाम है 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2। 1 के बारे में क्या विचार है? तो आप कहना है बहुत ही नेक विचार है। 1 न तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। स्टूडेंट जो अभाज्य पढ़ा उसका जस्ट उल्टा ऐसी संख्याएं जिनके स्वयं तथा 1 स्वयं और 1 के अलावा भी संख्याएं गुणनखंड हो, या स्वयं तथा स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं, वे संख्याएं जो हमने इसमें आप वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से ही विभाजित हो, तो यहां बस थोड़ा सा चेंज करना है। वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त संख्याओं से भी तथा 1 के अतिरिक्त संख्याओं से भी विभाजित हो। अतिरिक्त 1 के 2 तो ही, 1 तो खुद से, 1 से इनके अतिरिक्त संख्याओं से भी विभाजित हो, अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित हो, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। संख्याओं से विभाजित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब आपके सामने उदाहरण लिखता हूं स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा 4, 6, 8, 9, 12, 10, 12, इसी तरह और भी आगे हैं। देखिए अब मैं कहना ये चाहता हूं, जिन संख्याओं में खुद का भाग तो जाता ही है और 1 का तो सब में जाता है, उनके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 4, इस 4 में देखिए 2 का भी भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 2 दूनी 4, 1 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा, यानी 3 संख्याओं से विभाजित है। इसी तरह 6 की बात करते हैं स्टूडेंट, 6 1 से तो विभाजित है ही, 2 से भी विभाजित है, 2 तिया 6, इसी तरह 3 से भी विभाजित है, 3 दूनी 6 और खुद का भाग तो जाता ही है, यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त संख्याओं से भी विभाजित है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसी तरह 8 भी 2 से, 4 से, स्वयं से और 1 से विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं और भी उदाहरण है स्टूडेंट्स। हम 2-3 उदाहरणों से हमें चीज स्थिति क्लियर हो गई, तो हमें आगे क्या मतलब है, खूब उदाहरण है स्टूडेंट। हमेशा याद रखिए कि एक ही तरह के 10 सवाल मत मिलाइए, 10 अलग अलग तरह के सवाल मिलाइए, उससे आपका माइंड बूस्टअप होगा, हमें 10 अलग अलग नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें स्टूडेंट।
तो अगली है सह अभाज्य संख्याएं। हमने भाज्य संख्याओं के बारे में जाना, अब है सह अभाज्य संख्याएं। स्टूडेंट हमेशा याद रखनी, यदि दो संख्याओं, ऐसे संख्याओं का युग्म या ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होने का मतलब उनका महत्तम समापवर्तक एक हो, यानी संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मसब, जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, जिनका मसब यानी महत्तम समापवर्तक, या जिसे हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका मसब एक हो। अब मसब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, मसब के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा आपको सामने। जैसे मैंने एक संख्या ली 6 व 7, ठीक है। अब 6 और 7 के बारे में आप देखिए, 6 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आएंगे, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आएगी। अब मैं आपको बोलूं 6 और 7 का मसब निकालिए, 6 और 7 का HCF यानी मसब निकालिए। तो हम मसब में जानते हैं, मसब क्या होता है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो चीज सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, जो दोनों में नजर आए, उसे हम मसब कहते हैं। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, लेकिन 7 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 नदारद है। इसी तरह 7 के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, लेकिन 2 और 3 क्या है, गायब है। तो इसका मतलब न 2 3 यहाँ पे, न 7 वहां पे, तो कुछ चीज कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ है, नहीं है। तो मसब किसे बनाएंगे बताइए, मसब बनाएंगे एक को, मसब बनाएंगे एक को। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, एक में एक का भाग दे दो वापिस एक मिलेगा, यहां एक में एक का भाग दे दो एक ही मिलेगा। या आप ऐसे समझ लीजिए, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1। तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, और सभी संख्याओं का है तो 6 और 7 का भी होगा, और दोनों का जो गुणनखंड होता है, कॉमन गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं, मसब कहते हैं स्टूडेंट। तो 6 और 7 का मसब क्या होगा, एक। तो ऐसी अब देखिए, ना 6 के पाड़े में 7 आता है, ना 7 के पाड़े में 6 आता है। ये जोड़ा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं। आ गई बात समझ में। जैसे मैं एक और उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने 5 और 6 ले लिए, 5 के पाड़े में न 6 आता है, न 6 के पाड़े में 5 आता है। इसी तरह मैंने 2 व 3 ले लिए, न 2 के पाड़े में 3 आता है, न 3 के पाड़े में 2। दोनों का HCF क्या होगा, 1। 11 और 12 ले लीजिए चाहे तो खूब ऐसी जोड़े हैं जो कि एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। दोनों संख्याओं का कॉमन मसब क्या होता है, एक होता है। आ गई बात समझे। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा प्राप्त हो सके। और लास्ट में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल सके और आप वीडियो को देखकर नए ज्ञान की प्राप्ति कर सको। आपका धन्यवाद।